गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपका एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मुख्तसर अफसाना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका लम्हे अफसाने को, है ना। क्योंकि देखिए आपके 3 अफसाने आ रहे हैं, एक लम्हे आ रहा है, एक फोटोग्राफर आ रहा है और तीसरा आपका सुकून की नींद आ रहा है। ठीक है, 3 अफसाने आपके आ रहे हैं, हम तीनों को पढ़ेंगे और तीनों के लिए हम अलग अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आपके 3 पार्ट वो हो जाएंगे, आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, तो इसे हम बनाने जा रहे हैं, पार्ट 3 है ये आपका। इसके पहले के 2 पार्ट आपके अपलोड है, एक मिर्ज़ा गालिब के ऊपर है और दूसरा आपका खूजी एक मुताला जो है एहतिशाम हुसैन का, उनके ऊपर है। ठीक है, तो वीडियो का पैटर्न सेम ही रहेगा, जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे ताकि आपका कम टाइम हो और रिविजन ज़्यादा हो जाए। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मुख्तसर अफसाने के बारे में। देखिए बेटा, आपका एक शॉर्ट नोट पर पूछ लिया जाता है कि भाई मुख्तसर अफसाने की तारीफ बयान कीजिए, आपसे 4-5 नंबर में आता है, तो आपको इसे पता होना चाहिए कि किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है, मुख्तसर अफसाना जदीद दौर की एक अहम नस्र सिन्फ है। इसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू या किसी वाक़े का बयान इस तरह किया जाता है कि पढ़ने वाले के दिल और दिमाग पर उसका गहरा असर पड़े। तो कहते हैं कि अफसाना जो है वो अभी एक मॉडर्न दौर जो चल रहा है ये उसकी पैदावार है ना। और ये एक नस्र सिन्फ है, यानी नस्र के फॉर्म में लिखी जाती है और इसमें हम किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू या एक वाक़े को पेश करते हैं। ठीक है, अफसाने की मुतादाद तारीफ़ें की गई हैं, यानी कि इसकी बहुत सारी तारीफ़ें की गई हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है, एक मुमताज़ मगरिबी अदीब का कहना है, यानी कहते हैं एक मगरिबी अदीब है, उनका ये कहना है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है ना। तो ये एक इसकी मुस्तनद तारीफ़ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अफसाने का मतलब ही यही होता है कि वो इख्तिसार हो उसमें, है ना, छोटापन हो। कहते हैं अफसाना सीधी सादी कहानी नहीं बल्कि ऐसा फ़नी तख्लीक है जिसमें फ़नकार के इरादे और हिकमत का भी दखल होता है, यानी कि वो किस तरह से उसे पेश करना चाह रहा है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कहते हैं किसी मखसूस वाक़े या सूरत हाल या किसी मखसूस किरदार का नक्शा इस तरह उभारा जाता है कि प्लाट यानी वाक़यात की तरतीब और तंजीम पढ़ने वाले को मुतासर कर सके। यानी कोई भी वाक़या, कोई भी कहानी, कोई भी इंसान के ज़िंदगी का पहलू इस अंदाज में पेश किया जाता है कि जो सामने पढ़ने वाला है यानी जो कारी है उसके जहन के ऊपर उसका पूरा असर हो, वो चीज़ समझ सके जो अफसाना लिखने वाला कहना चाहता है। अफसाने के माहिरों ने इसकी जो तारीफ़ें बयान की हैं उनसे वाज़ेह होता है कि अफसाना बयान या तख्लीक़ी तहरीर है, यानी कि अफसाना एक ऐसी तहरीर है जिसमें बयान का फॉर्म इस्तेमाल होता है, यानी उसमें बयान किया जाता है। अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस गिरोह के नक्शे या नक़ूश या ज़हनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। ठीक है, कि एक इंसान के जहन में क्या चल रहा है। आप हमेशा याद रखिए अफसाना जो है वो हकीकत के करीब होता है, हकीकत पर मबनी होता है। ये अलग बात है कि बिल्कुल डिट्टो हकीकत नहीं होता, उसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से कमोबेशी की जाती है, लेकिन होता वो हकीकत पर ही बेस्ड है। ठीक है, अफसाने में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर और माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली होती है। ठीक है, यानी कि कितने किरदार लेने हैं, किरदारों का किस तरह से रोल होगा या वो बात कैसे करेंगे, फ़ज़ा, माहौल, मंजर कैसे बनाया जाएगा, वो बहुत ज़्यादा मतलब हम कहते हैं ना एक बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट के साथ होता है। ठीक है, हर अफसाने के लिए प्लाट, किरदार और ज़माओ मकान लाज़मी जुज़ की हैसियत रखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, अगर प्लॉट नहीं होगा यानी कि एक तरीक़ा नहीं होगा तो अफसाना निगार पहले की बात बाद में और बाद की बात पहले कर देगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा अफसाना, है ना। किरदार नहीं होंगे तो अफसाने की कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ज़मा और मकान भी होना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो माहौल है वो एक उसकी एक सिचुएशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इसी लिहाज से अफसाने की अक़साम भी बयान की गए हैं, यानी उसके अलग अलग अफसाने की किस्में क्या क्या हैं ये भी बताई गई हैं, यानी प्लाट का अफसाना, किरदार का अफसाना या माशरती अफसाना। ठीक है, कुछ अफसाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने प्लॉट पे चलते हैं, उनके लिए किरदारों की अहमियत नहीं होती, वो सिर्फ एक कहानी चलती है ना। कुछ अफसाने ऐसे होते हैं जो किसी किरदार के ऊपर बेस्ड होते हैं और कुछ अफसाने ऐसे होते हैं जो माशरत के ऊपर होते हैं कि भाई आपका माशरा, है ना,
इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें इस पे बेस्ड होते हैं। आगे आ जाइए, यहाँ लिखते हैं अफ़साने की कामयाबी के लिए कुछ नाक़दीन अफ़साना निगार ने के नुक्ताए नज़र को अहम करार दिया है। यानी कि कुछ ऐसे नाक़दीन भी हैं, उन्होंने कहा है कि नुक्ताए नज़र भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई अफ़साना हमसे कहना क्या चाह रहा है, अफ़साने के पीछे मकसद क्या है उसे बयान करने का। अफ़साना निगार के उसलूब में रमज़, किनाया और तासीर को भी ज़रूरी समझा गया है कि भाई उसमें इतना असर होना चाहिए कि वो इशारों किनायों से बात करे और सामने वाले के ऊपर असर भी हो। ठीक है। उर्दू में मुख्तसर अफ़साने का आगाज़ 20वीं सदी के साथ हुआ। सबसे पहले प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यलदरम ने अफ़साने सामने आए। यानी कि अब इन सब के अफ़साने सामने आए कि इनके, प्रेमचंद के और सज्जाद हैदर यलदरम के। उनके फ़ौरन बाद कई अफ़साना निगार उभरे। मिसाल के तौर पर अहमद अकबराबादी, सुल्तान हैदर जोश, नियाज़ फ़तेहपुरी, हिजाब इम्तियाज़ अली वग़ैरह। तो ये कुछ अफ़साना निगार हैं जो फ़ौरन जब अफ़साने की सिन्फ़ आई तो निकल के सामने आए, है ना। आगे लिखते हैं 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। इससे चंद बरस पहले यानी 1932 में अंगारे के नाम से एक बाग़ियाना कहानियों का एक मजमुआ शाया हो चुका था। इसमें टोटल 10 कहानियाँ थीं। ठीक है। और 4 राइटर्स थे जिन्होंने 10 कहानियाँ ये लिखी थी। कहते हैं इन कहानियों के मौजू और फ़न दोनों एतबार से नए तजुर्बों की बुनियाद डली। यानी ये चीज़ें जो है, इसमें एक नया टॉपिक था, नया मौजू था, इसे बाग़ियाना करार दे दिया गया था और इसको अवाम ने जला दिया था, है ना। इससे बहुत पहले प्रेमचंद की पैदाइश और वफ़ात की डेट दे रखी है। 1880 से लेकर 1936 ने अफ़साना निगारी को उरूज पर पहुंचा दिया था। प्रेमचंद ने हकीकत निगारी और नफ्सियाती किरदार निगारी के साथ मशरक़ी यूपी, ठीक है, कि देहाती ज़िंदगी, दही ज़िंदगी का मतलब होता है देहाती ज़िंदगी, गाँव की ज़िंदगी, और कौमी ज़िंदगी के मसाइल के तर्जुमानी की। ठीक है। अब उस ज़माने में गांव के लोग, किसान, गरीब, मज़दूर, है ना, जो होते थे, उनका किस तरह से इस्तेसाल किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, है ना, उस चीज़ को उन्होंने दिखाया है। इसके बाद सादत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चगताई, गुलाम अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी, अहमद नदीम कासमी, बलवंत सिंह के हाथों उर्दू अफ़साने ने बहुत तरक्की की। यानी ये सारे आपके बाद के कुछ और अफ़साना निगार हैं। कहते हैं फिर हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद उभरने वाले अफ़साना निगारों में कुर्रतुल ऐन हैदर नुमाया हैसियत रखती हैं। ये एक लेडी थी। ठीक है। 2007 या 6 में इनका इंतकाल हुआ है। 1960 के लगभग 1960 के लगभग यानी इसी के आसपास उर्दू में अलामती अफ़साने का भी आगाज़ हुआ। ठीक है। अलामती अफ़साने का मतलब क्या होता है कि उसमें किसी वाक़े को पेश किया जाए, पुराने वाक़े को लिया जाए, इस तरह के अफ़साने जो है अलामती अफ़साने कहलाते हैं। ठीक है। इस रंग के नुमाइंदा अफ़साना निगार इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, है ना, अनवर सज्जाद, और आपके यहाँ पे 2-4 नाम और दिए गए हैं। ये इतने आपके डिटेल में आएंगे नहीं, इसको आपको पढ़ने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको क्या याद रखना है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये बहुत बड़ा सा नोट है, आपके पास टाइम कम है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अफ़साने की थोड़ी सी तारीफ़ लिख देंगे। अफ़साने के जो अज़ाए तरकीबी हैं, जैसे प्लाट हो गया, किरदार हो गए, है ना, ज़बां मकां हो गया, आपका नुक्ता नज़र हो गया, वहदत तासुर हो गया, ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। इसके बाद कुछ अफ़साना निगार जो प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यलदरम इस दौर के हैं, इनका नाम लिखेंगे। फिर आपके मंटो, असमत चगताई, इनका नाम लिखेंगे, और आज़ादी के बाद का अहम नाम लिख के कुर्रतुल ऐन हैदर को ख़त्म कर देंगे। अलामती अफ़साने के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत अभी नहीं है, तो इतना ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये हो गया अफ़साने के बारे में। अब हम आ जाते हैं बलवंत सिंह के बारे में, जिनका अफ़साना आपको लम्हे पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है बलवंत सिंह कब पैदा हुए थे और कब उनकी वफ़ात हुई। दोनों चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। 1920 में पैदा हुए थे, 20-21 के आसपास पैदा हुए होंगे। ठीक है। और 86 में उनकी वफ़ात हो गई। ठीक है। अब लिखते हैं बलवंत सिंह ज़िला गजरौला में पैदा हुए थे। ठीक है। इब्तिदाई तालीम गाँव के स्कूल में हुई। मैट्रिक देहरादून के कैम्ब्रिज स्कूल से पास की। ठीक है। 10वीं यानी उन्होंने वहाँ से पास करी। उसके बाद क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से इंटर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद माश की तलाश में लाहौर और कराची भी गए, यानी पैसे की तलाश में, रोज़गार की तलाश में। ठीक है। दिल्ली में रिसाला आजकल के नायब मुदीर की खिदमत अंजाम दी, यानी रिसाले के मुदीर बने। उसके बाद कहते हैं इसके बाद से अपने इंतकाल तक इलाहाबाद में रहे।
ठीक है। उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में जो रिसाला निकाला उसका नाम था फसाना, और हिंदी में रिसाला निकाला था उसका नाम था उर्दू साहित्य जारी किया, जिसमें उर्दू तहरीक़ात आपके यहाँ लैंग्वेज है नागरी रस्मुल ख़त है ना में शाया हुई। बलवंत सिंह ने कई तवील नावल और मुख्तसर नावल लिखे हैं ना, यानी कि लंबे लंबे नावल्स भी लिखे हैं और छोटे छोटे नावल्स भी लिखे हैं। अब कुछ नावल्स के नाम यहाँ आपको बताए गए हैं। अच्छा देखिए, इनके बारे में भी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भी आपके शॉर्ट नोट में पूछ लिए जाते हैं कि भाई बलवंत सिंह के बारे में आप बताइए। तो लिखते हैं रात, चोर और चांद, ठीक है। इसके बाद लिखा है चाक पीर का जस्सा, ठीक है। इसके बाद लिखा है पहले उर्दू में शाया हुए, तो ये सारे इनके उर्दू में शाया हुए हैं। इसके बाद बताते हैं उनके नागरी रस्मुल ख़त में, यानी कि जो उनकी हिंदी वाले शाया होने वाले नावलों और अफसानों मजमूओं की तादाद भी लगभग 30 है, यानी इसमें भी उनके बहुत सारे नावल्स और अफसाने शाया हुए हैं। उनका पहला अफसाना सज़ा 1937 में दिल्ली के रिसाले साक़ी में शाया हुआ, ठीक है। जग्गा, तारपूद, हिंदुस्तान हमारा, पहला पत्थर, बलवंत सिंह के अफसाने और सुनहरा देश के नाम उनके अहम अफसानवी मजमूए हैं। ये उनके कुछ अफसानवी मजमूए हैं, इसके अंदर और बहुत सारे इनके अफसाने होंगे। बलवंत सिंह के इब्तिदाई अफसानों में पंजाब की दही ज़िंदगी का बहुत जीता जागता नक्शा खींचा गया है, ठीक है। दही ज़िंदगी मतलब देहाती ज़िंदगी, ठीक है। इसी बिना पर कुछ लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया है, मतलब ये मान लिया है कि बलवंत सिंह सिर्फ पंजाब के देहात और सिख किरदारों की ज़िंदगी के अक्कास, यानी सिर्फ उन्होंने पंजाब और पंजाबी और लोगों की ही अक्कासी की है, लेकिन ऐसा है नहीं, जबकि ये हकीकत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उनके अफसानवी कैनवस है ना, उसका मतलब खासा वसी है, यानी उनका जो अफसानवी कैनवस है, जो उनका प्लेटफॉर्म है अफसाने लिखने का, वो बहुत बड़ा है, इसलिए वो इस तरह से लिख पाते हैं, ठीक है। अब ये उनका अफसाना है जिसका नाम है लम्हे। इसे डिटेल में हम फिर कभी पढ़ लेंगे। आज हम सिर्फ आपको क्या बताने वाले हैं, इसकी तशरीह बताएंगे, मतलब इसका खुलासा बताएंगे, और लास्ट में जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। हाँ, साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी जो आपके इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे। सबक का खुलासा ये है कि बलवंत सिंह के इस अफसाने लम्हे का हीरो जो है उसका नाम है उमाकांत, ठीक है, जो एक लाउबाली और बेकार नौजवान है, ठीक है। जो मतलब एक मतलब ऐसा इंसान जो नौकरी कर रहा है, ना पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बिल्कुल मतलब बेकार है, ठीक है। घर वाले उसकी बेकारी से नाखुश हैं और चूँकि उसकी शादी नहीं हुई है इसलिए उसके जहन पर रोमानियत मुसल्लत है, ठीक है। यानी भी उसकी शादी भी नहीं हुई है, जवान है, तो उसे लगता है कि शायद मेरी शादी हो जाना चाहिए, है ना। और वो क्योंकि शादी नहीं है तो रोमानियत है, यानी वो फिर ये सोचता है कि हर लड़की उसकी दोस्त बने, लाइक इस तरह से, ठीक है। तो कहते हैं उमाकांत अपना एक वाक़या ख़ुद बयान कर रहा है कि सोमवार का दिन था, यानी मंडे का दिन था। घर से तैयार होकर निकला और बस स्टेशन यानी बस स्टैंड पर पहुंचकर उसने क्या करा, कनॉट प्लेस जाने वाली एक बस में बैठ गया, ठीक है। सर्दियों के दिन थे, बस में एक अजीब सुकून तारी था, यानी सर्दियों का दिन है तो सन्नाटा रहता है ना। गर्मियों में तो फिर भी शोरगुल होता है, खिड़कियां खुली रहती हैं, और सर्दियों में खिड़कियां भी बंद होती हैं तो बाहर से कोई शोर भी नहीं आता है। उसने औरत और लड़कियों का जायज़ा लिया, कोई भी लड़की या औरत उसकी पसंद पर पूरी नहीं उतरी। एक औरत उसकी जानिब पीठ मोड़े बैठी थी और 2 बच्चों की माँ थी, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि अभी बताया ना कि उसकी शादी नहीं हुई है अभी, तो वो हर लड़की को, हर औरत को देखता है कि शायद कोई मेरी पसंद की मिल जाए, ठीक है। लेकिन उसको कोई भी लड़की या कोई भी औरत उस अपनी पसंद की नहीं दिखाई दी। एक औरत दिखी जो उसकी तरफ पीठ करे बैठी थी, तो वो सोचने लगा कि ये औरत है कौन, ठीक है। अब क्या हुआ, वो सोच रहा था कि 20-25 मिनट का सफ़र यूं ही कट जाएगा, है ना। दिल बहलाने के लिए कोई हसीन सूरत दिखाई ना देगी, यानी क्योंकि कोई उसे मिला ही नहीं था, ठीक है। बस चल पड़ी थी। टिकट लेते वक्त वो औरत मुड़ी और उमाकांत को एक खूबसूरत चेहरा नजर आया, ठीक है। अभी जो औरत उमाकांत की तरफ पीठ करे हुए बैठी थी, अब वो मुड़ी टिकट लेने के लिए, तो उसने क्या देखा कि एक भाई बहुत खूबसूरत सा चेहरा है, ठीक है। अब
उसका जहन उस औरत से बातचीत करना शुरू करने के लिए मंसूबे बनाने लगा कि भाई अब कैसे हम इस औरत से बात करें। उसका जहन ये प्लान बनाने लगा। उसने देखा कि औरत के शाने से लगे हुए बच्चे के कान के पीछे दाद है, ठीक है, यानी एक बच्चे को जिसे वो अपनी गोद में लिए हुए है, कंधे से लगाए हुए है ना, उसके कान के पीछे क्या है, दाद है, यानी खुजली हो गई है। तो उसने बच्चे के दांत की तरफ इशारा करते हुए औरत से पूछा, क्या इसके दाद हो रखा है, यानी कि इसे दाद हुआ है। तो औरत ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ भाई इसके दाद हुआ है, ठीक है। इस तरह बातों का सिलसिला शुरू हो गया। अब दोनों में आपस में बातचीत होने लगी। उमाकांत ने एक होम्योपैथिक डॉक्टर बताया, यानी उसने डॉक्टर भी बता दिया ये हम हिंदुस्तानियों की आम आदत है, अगर हमें कोई बीमार दिखता है तो हम उसे फ़ौरन या तो दवाइयाँ ही बताना शुरू कर देते हैं, अगर हम दवा नहीं बताते तो कोई अच्छा सा डॉक्टर बता देते हैं, ठीक है। बातों ही बातों में उसे ये मालूम हुआ कि ये औरत मुसलमान है। फिर औरत ने बताया कि जब दिल्ली में तकसीम मुल्क के वक्त फसाद हुए तो वो अपने घर वालों के साथ दिल्ली में थी और उसका नाम सुल्ताना है, ठीक है। इतने में सफ़र ख़त्म हो गया। उसने औरत की मदद करनी चाहिए, लेकिन औरत ने मना कर दिया, यानी उसने सोचा कि लाओ बच्चों को मैं उतरवा दूं या बैग में पकड़ लूं, जो भी उसने सोचा हो कि मतलब हेल्प कर दूं, औरत है, 2 बच्चे हैं साथ में। लेकिन उस औरत ने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। उमाकांत आगे बढ़ गया, मगर कुछ दूर जाने के बाद उसने पलट कर देखा तो औरत की टांग में लग नज़र आया, यानी कि वो थोड़ा सा लिंगड़ापन, लंगड़ाना, ये चीज़ उसको नज़र आई। वो सोचने लगा कि ऐसी हसीन औरत है ना, और ये ऐप जानने के लिए उमाकांत औरत के करीब पहुंच गया, ठीक है, यानी वो वापस दौड़ के उसके पास आया और पूछने लगा कि भाई आपके पैर में ये लंगपन कैसे आया, ये जो लड़खड़ाना है ये कैसे आया, ठीक है। तो सुल्ताना ने उसे बताया कि ना तो उसका शौहर उसे लेने आया है और ना ही उसने नौकर भेजा है, यानी अभी वो स्टैंड पे खड़ी हुई है। उसके हस्बैंड भी उसे लेने नहीं आए हैं और उन्होंने किसी भी अपने नौकर को भी नहीं भेजा लेने के लिए, ड्राइवर वगैरह को, है ना। और जब उमाकांत उसकी टांग के बारे में पूछना चाहा तो सुल्ताना ने क्या कहा, मालूम करना चाहा तो उसने कहा कि भाई कोई शूरवीर ने लाठी घुमा कर मारी है ना, क्योंकि अभी उसने बताया कि तकसीम के वक्त वो दिल्ली में ही थी, ठीक है ना। तो किसी ने उसके पैर पे लाठी मार दी है, जिसकी वजह से उसके पैर में ये ललक यानी लंगपन पैदा हो गया है। इतने में सुल्ताना का नौकर आ जाता है और वो उसके साथ चली जाती है। उमाकांत दूर तक उसे देखता रहा, यहाँ तक कि वो नज़र से ओझल हो गई, है ना, यानी वो उसे देखता रहा कि जब तक वो नज़र से ओझल ना हो जाए। तो एक छोटा सा ये अफसाने का खुलासा है। अफसाना इंटरेस्टिंग है अगर आप पढ़ेंगे तब, है ना। अभी तो आपको शायद समझ में भी ना आया हो कि ये हुआ क्या, खैर ये तो आपका पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब आपसे सवाल जवाब पूछे जाते तो लिखा है इस अफसाने का उन्वान लम्हे ही क्यों रखा गया, क्योंकि हीरो जो है बस में एक बहुत छोटा सा सफ़र कर रहा है, एक लम्हे का ही वो सफ़र था, है ना, जो उसने सुल्ताना के साथ गुजारा। उसने बहुत सारे तजुर्बे उससे लिए, है ना, इसलिए इसका नाम लम्हे रखा गया है कि कुछ लम्हे थे जो एक बहुत खूबसूरत थे, दर्दनाक भी थे और हम कह सकते हैं सबक आमूज भी थे, ठीक है। अब आ जाइए अगले सवाल पे। यहाँ लिखा है बस के मुसाफिरों के बारे में अफसाना निगार ने जो तफसील पेश की है उसे अपने लफ्ज़ों में लिखिए। अब ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने अफसाना पढ़ा हो, लेकिन अफसाना पढ़ने के लिए हमारे पास अभी टाइम नहीं है, इसलिए आप ये आंसर्स ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। बलवंत सिंह के अफसाने लम्हे पर एक नोट लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 5 मार्क्स में आ सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि बलवंत सिंह के मुताल्लिक़ मशहूर है कि उन्होंने प्रेमचंद की तरह देहात को अपना मौजू बनाया है, अलबत्ता ये देहात उत्तर प्रदेश की बजाय पंजाब के देहात हैं, ठीक है। लम्हे बलवंत सिंह के दूसरे अफसानों से मुख्तलिफ है। ये गांव के बजाय दिल्ली शहर का एक बेफिक्र नौजवान का ऐसा अफसाना है जिसमें उसके हर लम्हे बदलते हुए तासुरात हैं, ठीक है। बलवंत सिंह ने उमाकांत के रूप में ये किरदार पेश किया है जिस रोज़गार, ठीक है, यानी उसे रोज़गार नहीं है जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। जिस रोज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो इस किस्म का दिन था, सुबह का वक्त था, पेशतर उसके कि कोई दोस्त मेरे मकान पर पहुंचकर उमाकांत के नारे लगाता। मैं चाय से फारिग होकर घर से निकल खड़ा हुआ, न बीवी न बच्चे न मुलाजमत न कारोबार न खुशी न गमी, अजीब वीरानी कैफियत है, ज़िंदगी बसर हो रही है।
मतलब अब ना तो उसको बीवी है ना बच्चे हैं, भाई होते तो कुछ जिम्मेदारियां होती, नौकरी होती तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, या अपना जॉब होता, अपना बिजनेस होता तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, फ़ायदा होता तो भाई खुशी होती, नुकसान होता तो गम होता, कुछ ना कुछ तो इंसान के ऊपर बोझ होता, कुछ कहते कैफियत होती। लेकिन क्योंकि यहाँ उसके पास तो कुछ है ही नहीं, ना बीवी बच्चे हैं, ना नौकरी है, ना जॉब है, ना बिजनेस है, कुछ भी नहीं है, तो खुशी गम भी नहीं है, बस ज़िंदगी नॉर्मल कट रही है, बस काट रहे हैं, है ना। मेरी बेकारी से तो घर वाले भी ना खुश हैं, है ना। सब मतलब उसने अपनी वो सारी चीज़ें बताई, कोई ज़िम्मेदारी ना होने की वजह से मेरा दिमाग भी हल्का रहता है ना। अपनी बीवी ना होने के सबब ज़हन पर रुमानियत तारी रहती है, भई उसे वही रहता है कि भई मेरी बीवी नहीं है, होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये पूरा अफ़साना है जो आपको बयान किया गया, आप लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये एक छोटा-सा अफ़साना था, क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ के जाइएगा बेटा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग कतलैन हैदर और उनका अफ़साना जो है फ़ोटोग्राफ़र, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। मैं जल्दी-जल्दी सारे आपके चैप्टर्स अपलोड कर दूँगी, उसके बाद इक़बाल मजीद का सुकून की नींद हम करेंगे। तो आपके 3 अफ़साने आ रहे हैं, तो तीनों अफ़सानों को हम पढ़ लेंगे, बजूका और मैं, और वो ये 2 अफ़साने आपके नहीं आ रहे, इन्हें हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।